इसराइल पर ईरानी हमलों के बाद खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन पर गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया है कि ईरान में जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक़ मंदूब मलिहा लोधी साहिबा। मलिहा लोधी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, इसराइल पर ईरानी हमलों के खित्ते में क्या असरात होंगे? देखिए, ये तो जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है, जाहिर है ईरान पे बहुत प्रेशर था, अंदरून से भी, उनके अपने मुल्क के अंदर से भी और बाहर से भी, इसलिए कि इजराइल का जिस तरह से उन्होंने जारहाना एक ईरानियन कॉन्सुलेट पे हमला किया था, वो तो बिल्कुल ही इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वर्जी थी। तो ईरान की जवाबी कार्रवाई तो समझ में आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे खित्ते में तनाव बढ़ेगा, क्या इससे कोई एक रीजनल जंग जिसको कहते हैं वो तो नहीं छिड़ जाएगी। मैं समझती हूँ कि किसी के मफाद में इस वक्त नहीं है कि ये जंग बढ़ जाए, ना अमेरिका के मफाद में है ना ईरान के मफाद में है, लेकिन इजराइल जरूर चाहेगा कि वो कोई इस किस्म का एक्शन ले जिससे कि ईरान फिर मजबूर हो जाए रिटेलिएट करने के लिए। अमेरिका की तरफ से भी मैं समझती हूँ कि जो पैगाम जा रहा है इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को, वो यही है कि वो रिस्ट्रेंट शो करे और वो कोई ऐसा कदम ना ले जिससे कि जंग और बढ़ जाए और खित्ते में पूरी फैल जाए। यानी कि तो मैं समझती हूँ कि एस्केलेशन का खतरा तो है, लेकिन किसी के इंटरेस्ट में इस वक्त नहीं है कि फर्दर एस्केलेशन हो, कम से कम किसी और मुल्क इजराइल के अलावा। मलिहा लोधी साहब, सिचुएशन आपके सामने है और अगर नेतन्याहू की बात की जाए तो उन पर तो पहले ही बहुत ज़्यादा सियासी दबाव है। ईरान के हमलों का जवाब ना देना अफोर्ड कर सकते हैं? इजराइल तो चाहेगा कि कुछ ना कुछ करे, लेकिन इस वक्त इजराइल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी अभी चला गया है, अमेरिका ने G7 की मीटिंग बुला ली है, तो मेरा ख्याल है सफारती लेवल पे भी कुछ कोशिशें हो रही हैं कि इजराइल को रोका जाए कि अब मजीद इजराइल को एक्शन ना ले। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, आपको मालूम है कि एक ट्वीट उन्होंने की, उनका जो यूएन कमीशन है, जहां उन्होंने कहा कि जो हमने करना था कर दिया है, बात यहाँ खत्म होनी चाहिए। अंग्रेजी में उन्होंने ये लिखा। तो अब देखना ये है कि वाकई जो सूरत हाल है वो यहाँ खत्म होती है, या जैसे कि आप भी कह रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि ये जंग बढ़ ना जाए। और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, शाम, मिस्र, इन ममालिक का इस बहरान में आप क्या किरदार देख रही हैं? मैं नहीं समझती कि इनमें से कोई भी मुल्क है जो चाहेगा कि एक खित्ते में जंग फैल जाए। तो सबकी कोशिश यही होगी कि बस जो सूरत हाल इस वक्त है, ये इससे तनाव आगे ना बढ़े। देखिए, इससे ये भी हो रहा है ना कि गाजा से जो फोकस है गाजा पे, वो हट रहा है। जाहिर है वो इस पे आ गया है कि जी ईरान और इजराइल की कॉन्फ्रंटेशन हो रही है। ये सही है कि ये पहली दफा है तारीख में कि इन दोनों ममालिक की डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, एक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हुई है, लेकिन जिन ममालिक का आपने नाम लिया, मैं समझती हूँ उन सब की कोशिश ये होगी कि ये बात इधर ही खत्म हो। डॉक्टर साहिबा साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन करें नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मलिहा लोधी साहिबा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पाकिस्तान का इस पूरी सिचुएशन में आप क्या किरदार देख रही हैं? मौजूदा सूरत हाल में क्या पाकिस्तान को किरदार अदा करना चाहिए और पाकिस्तान के लिए इस तनाज़े के क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, जाहिर है अगर ये जंग जो है वो खित्ते में फैलती है तो फिर तो पाकिस्तान पे भी असरात होंगे ना, और इससे ये पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज होगा और हमारा इलाका भी, हमारा भी जो खित्ता है उस पे भी डिस्टेबलाइजेशन के असरात हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इस वक्त किसी के मफाद में नहीं है सिवाय इजराइल के कि ये जंग फैले। जहाँ तक पाकिस्तान का मौकफ है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने हमेशा एक असूली मौकफ लिया है। पाकिस्तान ने कंडेम किया था जब इजराइल ने अटैक किया ईरानियन कॉन्सुलेट में जो कि सीरिया में थी। तो इस वक्त ज़रूरत मेरा ख्याल है इस बात की है कि मुसलमान ममालिक का एक कलेक्टिव, एक मुश्तरका जो है रिस्पॉन्स हो, ना कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्स हो। इसके लिए आपको पता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, OIC है, और भी मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को सलाह मशवरा करना चाहिए और ममालिक के साथ भी कि जॉइंट एक पोजीशन क्या लेनी चाहिए, उसका ज्यादा असर होगा, ना कि एक इंडिविजुअल मुल्क अगर एक पोजीशन ले तो।
सही। आप साथ ही रहेगा डॉक्टर साहिबा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब, उनसे भी बात करते हैं। मोहम्मद अली साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सिचुएशन जो इस वक्त है इसराइल और ईरान के दरमियान मामलात, क्या मजीद ममालिक को भी अपनी लपेट में ले सकते हैं? देखिए, ये जंग ऑलरेडी जो है आप जानते हैं कि इसराइल और ईरान के दरमियान एक प्रॉक्सी जंग की सिचुएशन तो पिछले 6 माह से जारी है। ये एक अजहर मिन शम्स है कि चाहे वो हुतीज हों, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे इराक के अंदर मुख्तलिफ मुताहरिब ग्रोह हों, उनकी पुष्पनाही ईरान करता रहा है। और दूसरी जानब आप ये भी जानते हैं कि ईरान के ऊपर साइबर अटैक हो या उनके एटमी साइंसदानों की हलाकत हो, तो इनडायरेक्टली ये दोनों ममालिक के दरमियान मुखासमत की तो बहुत तवील तारीख है। अलबत्ता यकीनन ये एक बहुत गैर मामूली वाक़या है कि मशरिक़ वुस्ता की वाहिद एटमी ताकत के ऊपर ईरान ने बराह रास्त एक बड़े पैमाने का ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक किया है। अलबत्ता जैसा कि आपने देखा कि ईरानी सिफारतकार ने अक़वाम मुत्तहिदा में ये बयान दिया है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है कि हमने ये जवाबी कार्रवाई की है अपने कौंसलेट जो कि शाम में जिसको निशाना बनाया गया है, और हम मजीद जंग नहीं चाहते। ये एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक सिग्नल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसकी कामयाबी का या जंग की के इख्तिताम का दारोमदार 3 फैक्टर्स पे है। पहली बात ये है कि क्या इसराइल इसको समझता है कि वाकई अब मजीद कशीदगी नहीं होनी चाहिए, या वो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझता है कि ईरान के खिलाफ मजीद अपने जो मफादात हैं और हासिल किए जाएं, उसकी एटमी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया जाए और इस जंग के दायरे को मजीद फैलाया जाए। दूसरा जो बड़ा महाज है वो अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में है कि अगर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस कोई करारदाद ऐसी लाते हैं जिसमें ईरान को कंडेम किया जाता है, उस पर मजीद सिफारती और माशी पाबंदियां आयद करने की कोशिश की जाती है, तो देखना ये होगा कि क्या चीन और रूस जो है वो इस तरह की करारदाद को वीटो करते हैं या सिर्फ एब्सटेन करते हैं। क्योंकि अगर अक़वाम मुत्तहिदा का सिक्योरिटी काउंसिल का फोरम जंग बंद कराने में कामयाब नहीं होता, तो फिर इसके इम्कानात मौजूद हैं कि ये जंग का दायरा फैल सकता है। लेकिन इसके 2 जो डोमेन्स में ऑलरेडी असरात गहरे पड़ चुके हैं वो आलमी एनर्जी प्राइसेस पे है, कि तेल और गैस की जो आलमी रसद है मशरिक़ वुस्ता से वो मुतासिर हो रही है, और इवन पाकिस्तान की भी जो तवक्को है कि ईरान से ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को मुकम्मल किया जाए या वहां से तिजारती रवासिम बढ़ाए जाएं, वो भी मुतासिर हो सकते हैं। दूसरी जानिब जब आलमी तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो अगले 2 माह बाद जो पाकिस्तान में बजट आना है उसकी जो कोशिशें हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट को यही बात हम डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा से भी जानना चाहेंगे। और मलिहा लोधी साहिबा, कितना सिग्निफिकेंट है, कितनी अहम है ये टाइमिंग 50 साल में किसी मुस्लिम मुल्क में से किसी एक मुल्क का इसराइल पर हमला करना इस वक्त? देखिए, आपने ठीक ये सवाल किया, इसलिए कि ये वाकई अनप्रेसिडेंटेड है। पहले इस तरह का कोई डायरेक्ट हमला नहीं हुआ इजराइल पे, और मैं समझती हूँ कि इससे इजराइल में भी काफी एक आप कह सकते हैं पैनिक, बल्कि इस हमले से पहले ही काफी हद तक पैनिक फैला हुआ था, और हम देख रहे थे कि इजराइल की जो इनसिक्योरिटी है वो बढ़ गई थी। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट जरूर है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये ईरान की तरफ से बहुत ही केयरफुली, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं केयरफुली कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स था। उन्होंने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को पे हमला किया, और साथ साथ उन्होंने ये इंश्योर किया कि सिविलियन कैजुअल्टीज बिल्कुल ना हो। तो मकसद उनका यही था कि एक सिग्नल भेजना, स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजना इजराइल को, कि अगर इजराइल इस किस्म की अग्रेसिव एक्ट्स करता है जो कि उन्होंने किए हैं, तो फिर उसका जवाब जरूर उनको मिलेगा। तो यस, इससे बहुत इसकी सिग्निफिकेंस जरूर है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इस वक्त मेरा ख्याल है सब इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो कोशिश होगी वो यही होगी कि ये बात आगे ना बढ़े, और अब सिर्फ सफारती लेवल पे ही जो भी एक्शंस लेने हैं या रिस्पॉन्स होना है वो वहाँ हो। जहाँ तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ताल्लुक है, मैं नहीं समझती कि ये रेजोल्यूशन कोई ऐसा पास हो सकेगा। मैं समझती हूँ कि वहाँ चीन और रूस जो है वो मेरा ख्याल है एग्री नहीं करेंगे इस तरह की कॉन्डेमनेशन। अगर इजराइल का जो अटैक था सीरिया में उसके ईरानियन कॉन्सुलेट में, अगर उसको कंडेम नहीं किया गया तो इसको कंडेम करना मेरा ख्याल है यूएन
सिक्योरिटी काउंसिल में मुश्किल होगा, लेकिन बाकी जो सफारती कोशिशें हैं वो मेरा ख्याल है अमेरिका की तरफ से होंगी कि किसी तरह से ये जंग और ना फैले और कॉन्फ्रंटेशन बढ़ ना जाए। सैयद मोहम्मद अली साहब, एक तो कितना सिग्निफिकेंट यही सवाल कि 50 साल में किसी मुस्लिम मुल्क का इसराइल पर हमले का जवाब सामने आया है, और दीगर मुस्लिम ममालिक का क्या किरदार देख रहे हैं आप इस बहरान के हल के लिए? बहुत अहम सवाल किया आपने। मैं समझता हूं कि अगर हकीकत पसंदाना अंदाज में देखा जाए तो मुस्लिम ममालिक को मैं 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करता हूं। पहली कैटेगरी वो है कि वो ममालिक जो कि बराह रास्त जिनके सियासी, सिफारती, माशी और दिफाई ताल्लुकात मौजूद हैं इसराइल के साथ, वो कैटेगरी है जिसमें तुर्की है, मिस्र है और कतर है और कई ममालिक हैं। यूएई ने भी रिसेंटली ताल्लुकात उनसे इस्टेब्लिश किए हैं। दूसरी कैटेगरी उन ममालिक की है जो कि इसराइल के हवाले से उसके बिहेवियर को इररिस्पॉन्सिबल समझते हैं, उसके हवाले से खदशात हैं उनको, लेकिन वो अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते। जबकि तीसरा ग्रुप उन चंद ममालिक पे मुश्तमिल है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ईरान और सऊदी अरब भी शामिल है, जिन्होंने डायरेक्टली ईरान को, जिन्होंने आज तक इसराइल को ना तो तस्लीम किया है ना डायरेक्टली उनके साथ कोई तिजारती, माशी, दिफाई रवासिम हैं। तो ये एक हकीकत पसंदाना अप्रोच है। तो ये तवक्को करना कि सारी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इकट्ठी होकर इसराइल को कंडेम करेगी या उसको सैंक्शन करेगी या उससे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात मुनक़ते कर लेगी, ये मैं समझता हूँ कि अवामी जज्बात की तर्जुमानी तो करती है, लेकिन जो बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। सैयद मोहम्मद अली साहब अपना ओपिनियन दे रहे हैं इस मामले पर, ईरान के इसराइल पर हमलों पर। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब और डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा, आपसे जिस तरह आप पहले भी जिक्र कर रही हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है पाकिस्तान को लेकर कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान को किस तरह के चैलेंजेस का सामना हो सकता है? देखिए, जाहिर है इसका माशी असर भी होगा अगर ये तवील जंग यानी कि में बदल जाए। अगर ये प्रोलॉन्ग होती है ना कॉन्फ्लिक्ट और तनाव बढ़ता है, तो जाहिर है उसके फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है, मैं समझती हूँ वो पाकिस्तान पे जो फॉल आउट होगा और मुल्कों पे भी फॉल आउट होगा, तो उससे जाहिर है पाकिस्तान को के लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं नहीं समझती कि ये ज़्यादा तवील होगी। मैं समझती हूँ कि जो कोशिशें इस वक्त जारी हैं उससे शायद ये जंग जहाँ पर है वहीं रुक जाए, और इससे ये भी हो सकता है कि अमेरिका में, जहाँ के आपको पता है ये इंतखाबात का साल है, अमेरिका में भी यानी कि अमेरिकन इंतजामिया में भी ये रियलाइजेशन हो कि अगर ये जंग और बढ़ती है तो उसमें अमेरिका का कोई फायदा नहीं है और सिर्फ इजराइल का इसमें फायदा होगा, इसलिए कि इजराइल चाहेगा कि अमेरिका जो है वो भी इस जंग में शामिल हो जाए, जो कि मैं नहीं समझती कि अमेरिका चाहता है। देखें, इसके असरात जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पे भी काफी हो सकते हैं, और आप जैसे पूछ रहे हैं पाकिस्तान पे भी, हमारे खित्ते में भी। लेकिन जो साइंस है इस वक्त, जो इंडिकेशन है, उससे तो यही नजर आ रहा है कि अब मेरा ख्याल है जो बॉल है वो सफारती कोर्ट में चला गया है। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा, जिस तरह आप बात भी कर रही हैं और दीगर ममालिक के किरदार पे भी आपने बात की है, चाइना रशिया पे भी बात की है, लेकिन एक बार फिर हमारे समझने के लिए भी और ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है, डेवलप हो रही है, चाइना और रशिया का थिंक टैंक इस वक्त क्या सोच रहा है आपके ख्याल में? देखिए, इस वक्त तो मुश्किल है कहना कि उनकी तरफ से क्या रद्द अमल आएगा, लेकिन मैं समझती हूँ उन दोनों ने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है। इजराइल की जो जारहाना कार्रवाई हुई है गाजा के अंदर फलस्तीनियों के खिलाफ, तो अगर उनकी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग उस पर रही है, तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त भी वो भी चाहेंगे अमेरिका की तरह कि ये खित्ते में जंग ना बढ़े। उनके भी मुफाद में है कि ये जो है जंग, बल्कि जंग बंदी हो मशरिक़ वस्ता में, ना सिर्फ गाजा में मगर ओवरऑल एक अमन का जो है एनवायरनमेंट हो। मेरा ख्याल है उनका जो इंटरेस्ट है वो इसमें है, लेकिन जाहिर है इजराइल तो नहीं चाहता ये, वो तो चाहता है कि किसी तरह से अमेरिका को भी मुलव्वस करके अमेरिका से भी मिल के ईरान पे अटैक किया जाए। उसके लिए मैं नहीं समझती कि अमेरिका तैयार होगा, और वहाँ मेरा ख्याल है रूस और चीन का भी बहुत बड़ा रोल होगा, बिकॉज वो भी चाहेंगे कि अमेरिका को रोकें
कि वो कोई ऐसी चीज ना करे जिससे कि सिचुएशन मजीद एस्केलेट हो। आप ये कह रही हैं कि अमेरिका को रोकने की कोशिश होगी, और अगर पर्टिकुलरली अमेरिका की हम बात करें तो एक परसेप्शन ये है कि अमेरिकी सदर जो भी इलेक्ट होता है वो इसराइल की हिमायत के बगैर इलेक्ट नहीं हो सकता, और एक तरफ हमने गजा की सूरत हाल पर देखा कि अमेरिकी अवाम में भी गम गुस्सा पाया जाता है। तो इस सिचुएशन को लेते हुए आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, अमेरिकी पॉलिसी क्या होगी, आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, अभी तो कबल वक्त होगा कि अमेरिकी पॉलिसी क्या होगी। जैसे आपने कहा और ठीक कहा कि इस वक्त इलेक्शन पॉलिटिक्स चल रही है। इलेक्शन पॉलिटिक्स में आपको पता है जो कैंडिडेट्स होते हैं, ज़ाहिर है सदर बाइडन भी कैंडिडेट है, उसमें मुख्तलिफ लीडर्स जो है वो रेट्रिक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक्शन कम होता है। लेकिन देखें जो फॉर्मर सदर ट्रंप है उन्होंने भी तो ये आज कह दिया है, या शायद कल रात को कहा ये कि अगर मैं सदर होता तो ये अटैक कभी ना होता। तो वो भी चाहेंगे कि इस सारी सिचुएशन पे हावी हो ताकि उनको भी कोई इलेक्ट्रल एडवांटेज हो, कोई फायदा हो। तो अमेरिकन पॉलिसी मेरे ख्याल है इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहां तक अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन का ताल्लुक है वो तो बहुत क्लियर है, वो इजराइल के खिलाफ होती गई है। पिछले चंद महीनों में हमने देखा कि जितने भी ओपिनियन पोल्स आए अमेरिका में, उनमें मेजॉरिटी जो थी अमेरिकन पब्लिक की, उन्होंने इजराइल की तनकीद की और कहा कि ये इजराइल को नहीं करना चाहिए था और जंग बंदी होनी चाहिए। बल्कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो सदर बाइडन की जो पार्टी है, उसमें तो 70% डेमोक्रेट्स ने कहा कि इस जंग का खात्मा होना चाहिए, इजराइल को जो मिलिट्री एक्शंस हैं वो बंद कर देनी चाहिए। तो देखिए, ये मुख्तलिफ लेवल्स पे आप इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। एक तो पब्लिक लेवल है अमेरिका में, एक पॉलिटिकल लेवल है, और फिर जाहिर है एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है जिसमें कि अमेरिकन हुकूमत जो है वो ऑपरेट करती है। तो हर लेवल पे आप देख रहे हैं कि जो डायनामिक है वो काफी शिफ्ट करता गया है। जैसे जैसे इजराइल ने अपनी एग्रेशन जारी रखी, वैसे साथ साथ ही ओपिनियन शिफ्ट करता गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा, साबिक सफीर, अपना तजिया पेश कर रही थी।